हम ये क्वेश्चन करें इससे पहले मैं सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। इसके बाद वाला जो वीडियो है डेफ़िनेटली मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे बनाऊँगा बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने बोला। मैं ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था तो इसलिए मैं पहले ये करवा रहा हूँ। आफ्टर अभी तो 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं फिर से बैठूँगा, फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे जो है प्रिपेयर करना शुरू करूँगा। तो आई विल स्टार्ट आई थिंक रिकॉर्डिंग बाय 4 और 5 इन द मॉर्निंग एंड आई थिंक 6 या 6:30 तक वो पोस्ट हो जाएगा। सो बाय द टाइम यू वेक अप टुमारो आपको मोस्टली वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन में ना काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपके एक साथ टेस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है कि बताओ कि अगर हमने आइडेंटिकल बल्ब्स 2 अलग-अलग कॉम्बिनेशन में लगाए, ठीक है? आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, देखो क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है कि आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, ठीक है? आपको यहीं से वो अज़्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो B1 है, यहाँ पे भी B1 है, B2 है, यहाँ पे B2 है, तो ये चारों बल्ब बेसिकली सेम ही लगाए गए हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या टेस्ट हो रहा है? हमारा कंसेप्ट टेस्ट हो रहा है कि बताओ कि जो पावर डिसिपेशन होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमें बताओ कि दोनों सर्किट्स में से, दोनों कॉम्बिनेशंस में से किस कॉम्बिनेशन में बल्ब्स ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेंगे या सेम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेंगे या नहीं, ठीक है? तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट क्या टेस्ट हो रहा है कि हमें सीरीज़ सर्किट में और पैरेलल सर्किट में पावर डिसिपेशन कैसे होता है वो पता है या नहीं। अब सेकंड जो इसमें हमसे पूछा है, सेकंड में पूछा है कि अगर एक बल्ब यहाँ पे सीरीज़ में फ्यूज़ हो जाता है तो उस पे उसका पूरे सर्किट पे क्या असर पड़ेगा। दिस रेजेस द क्वेश्चन कि अगर उसका असर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो उसका असर यहाँ पे भी देखना ज़रूरी है ना, कि अगर पैरेलल में B3 फ्यूज़ होगा तो क्या होगा, ठीक है? ऐसे ही मतलब क्या होता है, ऐसे ही जब क्वेश्चन सामने आते हैं ना तो मैं ऐसे ही इनको ये नहीं बोलता कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी नज़र में पहली बात तो कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको सिखा के जाते हैं, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं सिखा रहे बट ये आपका दूसरे कंसेप्ट्स की तरफ या जो सिमिलर कंसेप्ट्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिला रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में बोला है तो ऑब्वियसली वो तो मुझे लगता है कि एक अंडररेटेड टॉपिक है बिकॉज़ मैंने बहुत बार देखा है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के का जो पूरा ही टॉपिक है उसमें हॉर्स पावर की बात है या किलोवाट आवर्स कन्वर्ट करने की बात है या कॉस्ट फाइंड करने की बात है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि सर इसमें तो क्या है बस इसमें नंबर्स दिए जाएँगे, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ, आई डेफिनिटली एग्री, लेकिन जितना मैंने पास्ट पेपर्स में देखा है ना, जि जब भी हम लोग किसी टॉपिक को हल्के में लेते हैं ना, उतना उसका चांस बढ़ जाता है एग्ज़ाम में आने का। क्योंकि आई थिंक वो जो टीचर्स हैं ना, वो जो एक्सपीरियंस टीचर्स वहाँ पे बैठे हैं, उनको भी पता है कि बच्चों ने डेफ़िनिटली इस पे इतना ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि ये ईज़ी कांसेप्ट है, तो उस पे कहीं न कहीं से उठा के कांसेप्चुअल क्वेश्चन दे देंगे। फिर एग्ज़ाम में हम लोग डर जाते हैं कि अरे यार! ये तो हमने किया नहीं था या ये तो बुक में खाली वैल्यूज़ दी हुई थी इसमें, हम लोग को तो खाली वैल्यूज़ निकाल के देना था, अब इस पे कांसेप्ट पूछ रहे हैं। तो नो concept is more important, no concept is less important, everything is equally important. Now, बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको ना पहले इसके आंसर्स दे देता हूँ बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स जो पूरा वीडियो शायद देखना प्रेफर नहीं करते, उनको थोड़ा जल्दी में चाहिए होता है कि सर इसका आंसर दो। ऑल्दो मैं वो प्रेफर नहीं करता, मैं प्रेफर करूँगा कि आप पूरा बैठ के कंसेप्ट सीखो क्योंकि उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आने का तो मुझे पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? बट एटलीस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स मैं आंसर दे देता हूँ, आप पहले वो देख लीजिए, बाद में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पूरा देखते हैं बैठ के क्या होगा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है? जहाँ पे हम लोगों ने कुछ बताया है, ठीक है? अगेन ये पार्ट उसमें लिखना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे नॉट नीडेड। ये जो इतना पार्ट है ये आपको लिखना है, ठीक है? एंड अगेन पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आधा आंसर है। उसके बाद ये है मेरा पार्ट 2, अगेन उसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरी अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए है, बाकी आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। देन उसके बाद ये लास्ट पार्ट का आंसर है, अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिर्फ, आई विल मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन देन। वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर हमने 4 बल्ब यहाँ पे सीरीज़ में लगाए हैं और 4 बल्ब यहाँ पे पैरेलल में लगाए हैं, तो किस कॉम्बिनेशन में वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेंगे, ठीक है? तो उसमें कंसेप्ट हमारा कौन-सा टेस्ट हो रहा है? कंसेप्ट हमारा टेस्ट हो रहा है ब्राइटनेस का, और ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है? ब्राइटनेस डिपेंड करती है पावर पे, ठीक है? तो वो हम पहले एस्टैब्लिश कर लेंगे, ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन पावर, ठीक है? अब पावर किस पे डिपेंड करता है? पावर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पावर वोल्टेज पे डिपेंड करता है, पावर करंट पे डिपेंड करता है और पावर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब सिंस रेजिस्टेंसेस हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिकल दिए हुए हैं, तो रेजिस्टेंस का तो हम लोग देखेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि दोनों केसेस में सेम ही रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो हमें दोनों केसेस में ये देखना पड़ेगा कि करंट कैसे जा रहा है और वोल्टेज कैसे कंज्यूम हो रहा है। तो उसके लिए पहले हम लोग सीरीज़ का एक बार अलग से देख लेते हैं, फिर पावर का हम लोग अलग से देखेंगे एंड देन विल डिसाइड कि किसमें ज़्यादा ब्राइटली ग्लो होगा। अब सीरीज़ में पहले 2 बातें हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सीरीज़ में पूरे ही सर्किट में करंट सेम रहता है, ठीक है? और दूसरी बात, वोल्टेज जो है सीरीज़ में डिवाइड होता है। इतना आप ध्यान में रखना पहले। सर कैसे? मैं समझाता हूँ।
करते हैं हम लोग, ठीक है। पर पहले इतनी 2 बातें क्लियर रखो कि सीरीज़ में करंट पूरे में ही सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता जाता है रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ सो दैट अभी के लिए हाल फिलहाल वो कंसेप्ट थोड़ा बहुत हमें समझ में आ जाए। कंसेप्ट पूरा ही आपको समझ में आ जाएगा, जितना आपको 10th के लिए एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है उतनी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। बट देयर आर पीपल इन द कमेंट्स जो मुझे ऐसे बोलते हैं कि सर अगर आपने यही कंसेप्ट को 11th का क्वेश्चन लेके 12th का कंसेप्ट समझा के जेई लेवल का सिखाया होता तो हम लोग कल ही आईआईटी से ग्रेजुएट होके परसों गूगल में जॉब कर सकते थे, तो आपने वो नहीं समझाया। आपने मैं थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट भी है, देयर आर 2 डेज़ टू गो फॉर बोर्ड एग्जाम्स। उसके ऊपर मैं कोई भी इस पॉइंट पे नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता। हमारे सबके दिमाग पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम लोग यहाँ पे रिवीजन के लिए बैठे हैं, ना ही कोई नई चीज़ सीखने के लिए बैठे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, कि सबका रिवीजन हो जाए उस बहाने। अब हमारा काम है ये समझना कि सीरीज सर्किट में करंट पूरे में सेम कैसे रहता है। अब देखो, करंट का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकंड, ठीक है। मतलब हमें किसी भी पॉइंट पे देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से उस यूनिट टाइम में कितने पास हो रहे हैं। अब देखो, सीरीज सर्किट में क्या होता है, एक के बाद एक रेजिस्टेंस आता जाता है, ठीक है। लेट्स कंपेयर दिस विद आवर ओन बोर्ड एग्जाम्स। हमारे बोर्ड एग्जाम्स में एक के बाद एक एग्जाम्स होते जाते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो पूरा बोर्ड एग्जाम है ये एक पूरा क्लोज्ड सर्किट है। ये क्या है? पूरा एक क्लोज्ड सर्किट है और उसमें हर एक एग्जाम क्या है? हर एक एग्जाम हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, एक चैलेंज है जिसको ओवरकम करके हमें नेक्स्ट एग्जाम की तरफ जाना है, ठीक है। अब इस कंपैरिजन में मान लेते हैं कि आप लोग जो हो, आप स्टूडेंट्स जो हो, वो इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सिटी के या एक पर्टिकुलर स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि करंट पूरे सर्किट में सेम कैसे रहता है। अब मान लो हमने एक पर्टिकुलर स्कूल को देखा। उस पर्टिकुलर स्कूल में देयर आर 20 स्टूडेंट्स हु आर टू अपीयर फॉर अ बोर्ड एग्जाम। 20 बच्चे हैं जिनको बोर्ड एग्जाम में आना है, ठीक है। अब उनको हर एग्जाम देना है, उनको इस पूरी सीरीज से पास होना है, बराबर। उनको इंग्लिश का एग्जाम भी देना है, उनको मैथ्स का भी देना है, उनको साइंस का भी देना है, ये उनको आईटी का भी देना है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो गए? ये आपके लिए रेजिस्टेंसेज हो गए, ये आपके लिए चैलेंजेस हो गए जिसको ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अज्यूमिंग देयर आर 20 स्टूडेंट्स एट द स्टार्ट, तो इंग्लिश के एग्जाम के लिए देयर आर 20 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम्स हैं, सबके लिए कंपलसरी होते हैं, नो एक्सेप्शंस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे इंग्लिश के लिए बैठे थे, ठीक है, वही 20 स्टूडेंट्स मैथ्स के लिए बैठेंगे ना, वही 20 स्टूडेंट्स अगेन साइंस के लिए बैठेंगे, वही 20 स्टूडेंट्स आईटी के लिए भी बैठेंगे, राइट। तो मतलब अगर मैं स्टूडेंट्स को मान लूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ठीक है। पर सर रेजिस्टेंसेस का क्या? अब देखो, यहाँ पे इंग्लिश की जगह मैथ्स का एग्जाम होता तो क्या फर्क पड़ता? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम रहता ना। यहाँ पे मैथ्स की जगह पे आईटी का एग्जाम होता तो क्या फर्क पड़ता? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहता। सर इंग्लिश का एग्जाम डिफिकल्ट आ जाता तो क्या फर्क पड़ता? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहता। सर साइंस का एग्जाम बहुत ईजी आ जाए तो भगवान करे आ जाए, बट साइंस का एग्जाम बहुत ईजी आ जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतना ही रहेगा ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी पॉइंट से पास होते हैं उसका रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, उसका रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एट एनी गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, हम लोग रेजिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता कितना रेजिस्टेंस बड़ा है, कितना रेजिस्टेंस छोटा है, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वंस इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में आ गए, उनके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे वही इलेक्ट्रॉन्स पूरा के यहाँ पे खत्म करेंगे। तो इतना सिर्फ ध्यान में रखना कि एक सीरीज सर्किट में करंट थ्रू आउट सेम रहता है। अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे कितना करंट होगा, जितना यहाँ पे करंट होगा, और इन दोनों पॉइंट्स में जो करंट है इनको कंपेयर किया इससे, तो यहाँ पे कितना करंट होगा? सेम ही होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम ही है ना, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स जा रहे हैं। एट एनी पॉइंट आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरे ही सर्किट में हम लोग क्या बोलेंगे कि पूरे ही सर्किट में, सीरीज सर्किट में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट, अब ये देखते हैं कि सीरीज वाले सर्किट में हमने करंट तो देख लिया कि सीरीज वाले सर्किट में क्या होता है, करंट पूरे ही सर्किट में सेम रहता है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज का क्या? अब देखो, मैंने यहाँ पे ना एक सर्कुलर पाइप लिया है, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज एन एआई जनरेटेड इमेज, तो इसमें जो एरोज है ना यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि ये जो मेरा करंट है यहाँ से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है एंड राइट हैंड साइड से यहाँ से पास हो रहा है। मेरे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना, यहाँ पे मैंने एक मेटल का बैंड बांध दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेटल का बैंड बांध दिया है और ये मेटल का बैंड क्या कर रहा है ना, ये मेरे इस सर्कुलर पाइप को उस पॉइंट पे प्रेस कर रहा है।
तो मेरे पाइप को वो नैरो कर दे रहा है, मेरे पाइप को पतला कर दे रहा है, मेरे पाइप को उस पॉइंट पे छोटा कर दे रहा है। तो जब वहाँ से पानी पास होगा ना, जब यहाँ से पानी पास होगा, तो ऑब्वियसली उस पानी को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, थोड़ी अपनी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी इस पॉइंट से पास होने में, ठीक है? तो ये क्या बन गया मेरे लिए? ये बन गए मेरे लिए रेजिस्टर्स, ठीक है? मतलब अ चैलेंज दैट द वाटर हैज़ टू ओवरकम टू पास टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? ऐसी पॉइंट जहाँ पे उसको एक एनर्जी कुछ कंज्यूम करनी है, ऐसी पॉइंट जहाँ पे उसको प्रेशर लगाना है, ठीक है? बिकॉज़ वोल्टेज को अगर हम एक तरीके से देखें तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर। अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर, ठीक है? तो मतलब क्या, पानी को यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर लगाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है? नाउ लेट्स से कि पानी के पास, फॉर एग्जांपल जो पानी यहाँ पे पूरे सर्किट में है, उस पानी के पास 6 यूनिट्स ऑफ प्रेशर अवेलेबल है, ठीक है? या 6 यूनिट्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, कैसे भी आप देख लो चलेगा, ठीक है? उसके पास 6 यूनिट्स ऑफ एनर्जी या 6 यूनिट्स ऑफ प्रेशर अवेलेबल है, ठीक है? तो जब वो यहाँ से पास हुआ ना, तो जब यहाँ से पास हुआ तो इट हैड टू स्पेंड, वो पानी को 1.5 यूनिट्स की एनर्जी या 1.5 यूनिट्स का प्रेशर खर्चना पड़ा, उतना उसको देना पड़ा वहां से पास होने के लिए, ठीक है? तो जब वो इस पॉइंट से पास होके आगे बढ़ा, तो अब उसके पास जितना प्रेशर था, अब उसके पास जितनी एनर्जी थी वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है? तो लेट्स से अगर उसने 6 यूनिट्स ऑफ प्रेशर से स्टार्ट किया था, तो इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट से क्रॉस होने के बाद क्या हो गया? प्रेशर में थोड़ा डिक्रीज आ जाएगा। इसी प्रेशर डिक्रीज को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। अगेन दिस इज अ वेरी ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द sake of time, for the sake of saving time। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो डिक्रीज आया प्रेशर में, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है? तो मेरा वोल्टेज बेसिकली जो यहाँ पे, या जो प्रेशर में बोलूँ या एनर्जी स्पेंट बोलूँ मैं, अगर वो यहाँ पे 6 यूनिट्स था, तो इस पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा? इस पॉइंट के बाद हो जाएगा 4.5 यूनिट्स, बाकी जितना बचा, ठीक है? नाउ मैं आपको बोलता हूँ कि ये सारे रेजिस्टर्स इक्वल हैं, एकदम इक्वल हैं। मतलब ये जितना मेरे पाइप को प्रेस करके नैरो कर रहा है, ये भी उतना ही मेरे पाइप को प्रेस करके नैरो कर रहा है, ये भी वही चैलेंज मेरे पानी के लिए पोज़ कर रहा है, ठीक है? तो अगर पानी ने यहाँ पे 1.5 यूनिट्स ऑफ एनर्जी स्पेंड कर दी, 1.5 यूनिट्स का प्रेशर लगाया, तो यहाँ पे कितना लगाएगा? सेम ही लगाएगा ना, एग्जैक्ट सेम लगाएगा, ठीक है? तो पानी के पास यहाँ पे कितना प्रेशर बचा था? उसके पास 4.5 यूनिट्स बचा था। तो जैसे ही पानी ने ये पॉइंट क्रॉस कर लिया, अब उसके पास कितना प्रेशर बचा है? 3 यूनिट्स का प्रेशर बचा है, 3 यूनिट्स की एनर्जी बची है खर्च करने के लिए। अब वो जैसे ही आगे गया, तो इस पॉइंट पे अगेन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको स्पेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि भाई ये सारे रेजिस्टर्स क्या है? आइडेंटिकल है, एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सेक्शन में लेट्स से उसके पास 3 यूनिट्स ऑफ एनर्जी था, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्रॉस करने के लिए अब उसने 1.5 यूनिट्स और खर्च कर दिया, तो अब उसके पास बचा कितना? अब उसके पास बचा 1.5 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ऑफ प्रेशर, अब जैसे भी उसको मान लो, ठीक है? अब इस पॉइंट पे क्रॉस करने के बाद उसके पास कोई प्रेशर बचेगा ही नहीं। 1.5 यूनिट्स ऑफ एनर्जी उसके पास था, 1.5 यूनिट्स ऑफ एनर्जी उसने स्पेंड कर दिया, तो इस पॉइंट तक आते-आते क्या हो जाएगा? मेरा जो प्रेशर है, मेरा जो एनर्जी है, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? एंड दैट्स बेसिकली हाउ सर्किट्स वर्क, कि यहाँ से अगर आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेज 1.5 यूनिट्स का स्पेंड होगा, ठीक है? 1.5 यूनिट से मैं असम्पशन ले रहा हूँ, कितना भी नंबर हो सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं असम्पशन ले रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मेरा 1.5 यूनिट्स का 1.5 वोल्ट्स का मेरा वोल्ट कंज्यूम हुआ, तो यहाँ पे भी 1.5 वोल्ट्स का कंज्यूम होगा। अगर आइडेंटिकल है, तो धीरे धीरे कंज्यूम होते होते जब तक वो दूसरे टर्मिनल पे पहुंचेगा, तब तक मेरा 0 वोल्ट हो जाएगा। और ये बैटरी फिर क्या करेगी? वापस से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हैं, उनको बेसिकली रिसाइकिल करके वापस उनको 6 वोल्ट्स के प्रेशर पे किक करेगी और उनको आगे भेजेगी, एंड देन द साइकिल रिपीट्स, इट कीप्स रिपीटिंग, कीप्स रिपीटिंग। बार बार यहाँ पे 1.5 वोल्ट्स का प्रेशर खर्च होगा, यहाँ पे 1.5 वोल्ट्स का प्रेशर खर्च होगा, यहाँ पे 1.5 वोल्ट्स का प्रेशर खर्च होगा, एंड आते आते यहाँ पे 0 वोल्ट्स का प्रेशर हो जाएगा। अगेन इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकिल्ड, अगेन वो आगे बढ़ेगी, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है? बेसिकली मेरी जो बैटरी थी 6 वोल्ट्स की, ठीक है, उसने क्या किया? उसने जब इलेक्ट्रॉन्स को किक किया विद अ प्रेशर ऑफ 6 वोल्ट्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने जब प्रेशर वो खर्च किया, तो मैं बोल सकता हूँ कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या हो रहा है? वोल्टेज डिवाइड होता जा रहा है ना, वोल्टेज कम होता जा रहा है ना। जिस ओरिजिनल वैल्यू से आपने स्टार्ट किया था, वो ओरिजिनल वैल्यू आपको लास्ट में तो नहीं मिलेगी। तो वोल्टेज क्या हो रहा है? वोल्टेज पार्ट्स में डिवाइड होता जा रहा है ना। यहाँ पे 1.5 खत्म हो गया, यहाँ पे 1.5 खत्म हो गया, वहाँ पे 1.5 खत्म हो गया, यहाँ पे 1.5 खत्म हो गया, तो पार्ट्स में डिवाइड होता जा रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि एक सीरीज सर्किट में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है। वंस अगेन दिस इज अ वेरी वेरी ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, एटलीस्ट उस लेवल पे मैं सिखा रहा हूँ कि जितना आपको एग्जाम में अप्लाई करने में काम आएगा। इसमें बहुत सारी और बातें होती हैं, जितना आप इन बातों में और जाओगे उतना आप सीखोगे, एंड थैंकफुली
सारी चीज़ आपको एक साथ नहीं सीखनी है। फिज़िक्स सीखने के लिए पूरी लाइफ़ पड़ी है। इट्स स्टिल कंसिडर्ड एज़ अ डेवलपिंग सब्जेक्ट। आज भी हमें फिज़िक्स के बारे में पूरी चीज़ें नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता है, बट स्टिल वी डोंट नो एवरीथिंग। एवरी ईयर, एवरी मंथ देयर इज़ सम न्यू डिस्कवरी। हम लोग हमेशा फिज़िक्स में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अभी के लिए व्हाट्स देयर टू लर्न, अभी के लिए सिर्फ इतना है कि एक सीरीज़ सर्किट में हमने क्या सीखा। एक सीरीज़ सर्किट में वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है। मतलब वोल्टेज जितना आप स्टार्ट करोगे एक टर्मिनल से, दूसरे टर्मिनल तक आते-आते वो कितना हो जाता है? वो 0 हो जाता है। ठीक है? इतना समझा? एंड हाँ, दूसरी बात भी हमने सीखी कि अगर रेज़िस्टर्स इक्वल हैं, अगर रेज़िस्टर्स सारे इक्वल हैं, तो वोल्टेज उन सब के बीच में इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है? ये बात भी हमें इस क्वेश्चन में ध्यान देने लायक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो बल्ब्स लगाए गए हैं, वो सारे आइडेंटिकल हैं। ठीक है? वो सारे इक्वल हैं। अब हमने इसमें ये तो देख लिया कि पावर हमारा वोल्टेज पे डिपेंड करेगा और पावर हमारा करंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंसेस जो है वो सारे कांस्टेंट हैं, वो सारे आइडेंटिकल हैं। ठीक है? बट सिंस हम लोग को कंपेयर करना है कि ब्राइटनेस इसमें ज़्यादा होगी या इसमें ज़्यादा होगी, तो हम लोगों को सिर्फ ये नहीं पता करना कि सीरीज सर्किट में करंट का फंक्शन कैसे होता है या सीरीज सर्किट में वोल्टेज का फंक्शन कैसे होता है। हमें इसमें करंट की वैल्यू भी तो चाहिए ना, कि इसमें कितना करंट होगा या कितना वोल्टेज होगा, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना करंट होगा, कितना वोल्टेज होगा, वो वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो ही तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे ना कि ये ब्राइट है, ये ब्राइट है। ठीक है? अब एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग को ना दी हुई है, ना एग्जैक्ट वैल्यू से हमारा मतलब है। हमारा मतलब सिर्फ किससे है? हमारा मतलब सिर्फ इतनी बात से है कि इसमें करंट या वोल्टेज ज़्यादा रहेगा या इसमें करंट या वोल्टेज कम रहेगा। तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है। अब वोल्टेज का तो हमने ऑब्वियसली देख लिया कि जैसे ही वोल्टेज सीरीज सर्किट में चलने लगता है, वोल्टेज डिवाइड होता जाता है, मतलब वोल्टेज कम होता जाता है। ठीक है? अब करंट का देखते हैं कि करंट फास्ट होता है या करंट कम होता है। अब एक सीरीज सर्किट में जिसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं, तो उसमें पूरे ही सर्किट में करंट क्या होता है? स्लोली चलता है। ऐसे नहीं होता कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है फास्ट, यहाँ से निकलेगा स्लो, ऐसे नहीं होता। ये पूरे ही सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, पूरे ही सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है? इमेजिन दिस कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर रोड होता ऐसा, ठीक है, जिसमें जैम पैक्ड गाड़ियां हैं, सब जगह पे जहां भी आप देखोगे वहां पे कार है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे कार है। ये पूरा जो हाईवे है, ये पूरा जो रोड है, ये कार्स से भरा हुआ है। इस पे कार्स चल रही हैं। अगर इस पूरे रोड पे एक जगह पे भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई माइनर सा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया, तो वो ट्रैफिक जैम जो होगा वो सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं होगा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्रैफिक जैम पूरे में हो जाएगा, पूरे में हो जाएगा। समझा? तो ये सर्किट में जो रेजिस्टेंस आते हैं, ये जो रेजिस्टेंस आएगा, ये चारों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो एड अप हो जाएंगे और उसकी वजह से पूरे ही सर्किट में करंट स्लो मूव होने लगेगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आप प्रोवाइड करोगे, पूरे ही सर्किट में उतना आपको करंट स्लो देखने को मिलेगा। ठीक है? ऐसा नहीं होता कि ये रेजिस्टेंस समझो है लेट्स से 6 ओम का, ये है 1 का, ये है 1 का, ये है 1 का, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्लो मूव करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है? ये पूरा रेजिस्टेंस जो एड अप हो जाएगा। आप पहली बात तो इसको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को तो देखोगे ही नहीं कि वो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। आप देखोगे कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 + 3 = 9 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड होगा यहाँ पे, वो 9 ओम्स के हिसाब से होगा, 9 ओम्स के रेजिस्टेंस के हिसाब से होगा। अगेन पूरे ही सर्किट पे करंट का असर पड़ता है। तो हम ये बताएंगे पहले कि पहले तो क्या है, यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, तो टोटल करंट जो है फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सर्किट डिक्रीजेस। ठीक है? अब जैसे हमने देखा कि वोल्टेज भी क्या होता है, वोल्टेज भी डिवाइड होता जाता है सीरीज सर्किट में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वोल्टेज ऑल्सो डिवाइडेड अमंग द 4 बल्ब्स। ठीक है? तो देयरफॉर ईच बल्ब डिसिपेट्स लेस पावर एंड ग्लोज डिमली। ठीक है? तो हर बल्ब के पास का पावर कम पहुंचेगा और वो क्या करेगा, डिमली ग्लो करेगा। ठीक है? अब वो देखो कैसे। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर किस पे डिपेंड करता है, पावर डिपेंड करता है वोल्टेज पे, पावर डिपेंड करता है करंट पे। ठीक है? तो यहाँ पे वोल्टेज भी हमें कम मिल रहा है क्योंकि सीरीज सर्किट है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। करंट भी हमें कम मिल रहा है क्योंकि सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस एड अप होता जा रहा है। तो वोल्टेज कम है, करंट कम है, तो पावर भी तो कम ही मिलेगा ना। तो इस सर्किट में, सीरीज सर्किट में मैं बोल सकता हूँ कि पावर कभी भी कम डिसिपेट होता है। अब हमने जो सारी चीज़ें सीरीज सर्किट के लिए देखी ना, कि उसमें करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे। ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें देखना क्या है कि दोनों में पावर कैसे डिसिपेट हो रहा है, और पावर किस पे डिपेंड करेगा, लाइक वी सेड बिफोर, पावर वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करेगा अगर हमारे जो रेजिस्टेंसेज हैं वो कांस्टेंट हैं या फिर आइडेंटिकल है। ठीक है? तो पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखो, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था ना सीरीज सर्किट का, उसमें ना हमारे पास हर एग्जाम के लिए ना एक ही क्लासरूम था। ठीक है? मतलब इंग्लिश के लिए एक क्लासरूम है, सेम क्लासरूम में फिर मैथ्स का एग्जाम हो रहा है, सेम क्लासरूम में फिर साइंस का एग्जाम हो रहा है, सेम क्लासरूम में फिर आईटी का एग्जाम हो रहा है। ठीक है? तो इस क्लासरूम में 20 बच्चे आके बैठ रहे हैं, इसमें भी वही 20 बच्चे आके बैठ रहे हैं, इसमें भी वही 20 बच्चे आके बैठ रहे हैं। ठीक है? पर
क्या हुआ ना, एक बार सीबीएसई ने देखा कि यार 20 बच्चे जब ये साथ में आके बैठ रहे हैं ना, तो एग्जाम में बहुत कॉपिंग हो रही है, तो पूरा क्लास क्या कर रहा है, पूरा क्लास ही कॉपी कर रहा है। तो सीबीएसई ने बोला एक काम करो, जिस दिन आप जो भी एग्जाम रखोगे ना, आप उस एग्जाम के लिए 4 क्लासरूम बना दो और चारों में अलग अलग सेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अलग अलग सेट होगा तो इतनी कॉपी होगी नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। अब देखो ये सारे 20 बच्चे जो हैं, ये सारे ही एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम देने जा रहे हैं। बट हो क्या रहा है ना, ये बच्चे जो हैं वो हर क्लासरूम में डिवाइड होते जा रहे हैं। 20 बच्चे ही हैं लेकिन वो डिवाइड होते जा रहे हैं। पर सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड इसीलिए कर रहे हैं कि अगर एक क्लासरूम में कॉपी हुई तो हर क्लासरूम में कॉपी थोड़ी होगी। या अगर समझो यहाँ पे मैथ्स एग्जाम, यहाँ पे सेट ए का एग्जाम है, यहाँ पे कॉपी हो रही है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पे कॉपी होगी या यहाँ पे कॉपी होगी। तो इसलिए सीबीएसई ने क्या कर दिया, क्लासरूम से डिवाइड कर दिया। तो क्लासरूम डिवाइड करने का क्या होता है कि अगर एक चीज़ पे असर पड़ता है तो उसका असर दूसरी, तीसरी और चौथी चीज़ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट सर हमें कैसे पता कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स जा रहे हैं? हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया ना, ये जो रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, हमें वो इक्वल रेजिस्टेंस और आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं। तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर 20 स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे डिवाइड होंगे, 5 इसमें जाएंगे, 5 इसमें जाएंगे, 5 इसमें जाएंगे, 5 इसमें जाएंगे। मतलब अगर रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगे तो करंट इक्वली हर ब्रांच में डिवाइड होगा। यह आपका हर क्लासरूम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हर एक क्लासरूम उस सर्किट का हर एक ब्रांच रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी बस बेसिकली इतना समझ लो कि पैरेलल सर्किट में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, और वो डिवाइड किस बेसिस पे होता है, वो रेजिस्टेंस के बेस पे डिवाइड होता है। तो अगर रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं तो करंट हर ब्रांच में कैसे डिवाइड होगा, करंट हर ब्रांच में इक्वली डिवाइड होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने यहाँ पे एक पानी की टैंक ली है जो 6 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। तो ये जो नीचे पाइप्स हैं और ये जो ऊपर पानी की टैंक है, इसमें एक हाइट का डिफरेंस है। ये जो हाइट का डिफरेंस है, यही आपके सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि हाइट यहाँ पे 6 मीटर है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे अलग अलग तरह के पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग पाइप्स है तो क्या होगा, ये जो पानी है वो हर पाइप में अलग अलग डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि करंट क्या हो रहा है, हर ब्रांच में अलग डिवाइड हो रहा है, उसका हमने अलग एग्जाम्पल देखा, ठीक है। बट राइट नाउ हमारा करंट से मतलब नहीं है, राइट नाउ हमारा वोल्टेज से डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि वोल्टेज बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये स्विच ऑन कर दिया, जैसे कि हम लोग सर्किट में स्विच कनेक्ट करते हैं तो फिर पानी कैसे बहने लगता है, सॉरी करंट कैसे बहने लगता है, तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन कर लिया तो यहाँ पे टैंक से पानी नीचे गिरेगा किसी प्रेशर से, ठीक है। अब जब वो पानी यहाँ पे किसी प्रेशर से नीचे गिरेगा तो यहाँ पे जितना प्रेशर लगेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे लगेगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पे लगेगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पे लगेगा ना, क्योंकि ये चारों जो पाइप है ये चारों ही इस 6 मीटर हाइट पे बैठे ना, सॉरी 6 मीटर के हाइट के डिफरेंस पे बैठे ना, क्योंकि ये टैंक 6 मीटर पे है, ठीक है। तो नीचे समझो मैं ये ग्राउंड लेवल मान लेता हूँ, तो चारों पाइप 0 मीटर पे है और ये 6 मीटर पे है। तो इन चारों पाइप्स का इस टैंक पे के साथ हाइट डिफरेंस क्या है, 6 मीटर का। सिमिलरली हमारे पैरेलल सर्किट में जो भी ब्रांचेस होते हैं उन सब का हमारे बैटरी के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। तो क्या होगा ना, यहाँ पे देखो हर पाइप पे प्रेशर सेम पड़ा ना, तो उसमें भी क्या होता है हमारे पैरेलल सर्किट में हर ब्रांच पे वोल्टेज यानी कि जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है वो सेम पड़ता है, ठीक है। अब ये देखो, जब यहाँ से करंट यहाँ से पास होने लगेगा, जब यहाँ से करंट पास होने लगेगा तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, 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 ठीक है। लेकिन हर ब्रांच को वोल्टेज कितना मिलेगा, अब हर ब्रांच जो है ना इन सेल्स के साथ, इन इस बैटरी के साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड है। ये ब्रांच इंडिविजुअली कनेक्टेड है, ये ब्रांच इंडिविजुअली कनेक्टेड है। जैसे हमने टैंक के एग्जाम्पल में देखा कि टैंक एक ही था लेकिन पाइप्स अलग अलग थे, बट वो सारे पाइप्स अलग अलग उस टैंक से कनेक्टेड थे। तो जितना वोल्टेज इस ब्रांच में जाएगा उतना ही वोल्टेज इस ब्रांच में जाएगा, उतना ही वोल्टेज यहाँ जाएगा और उतना ही वोल्टेज यहाँ जाएगा, ठीक है। तो मतलब वोल्टेज पर ब्रांच में, पर रेजिस्टर नहीं बोल रहा हूँ, वोल्टेज पर ब्रांच क्या रहता है पैरेलल सर्किट में, इक्वल रहता है, ठीक है। और अगर तो इस पे एक और क्वेश्चन आता है कि सर अच्छा अगर यहाँ पे पर ब्रांच वोल्टेज इक्वल है तो यहाँ पे तो एक रेजिस्टर है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 रेजिस्टर होते तो देखो पर ब्रांच वोल्टेज इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन ब्रांच में जाने के बाद वोल्टेज रेजिस्टर्स के बीच में कैसे डिवाइड होगा, वो रेजिस्टर्स पे ही डिपेंड करेगा। वहाँ पे 2 रेजिस्टर्स हैं कि वहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं, वहाँ पे किस रेजिस्टर की कितनी वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हर ब्रांच में वोल्टेज सेम जाता है, ठीक है। अब हमारे केस में क्या दिया हुआ है, हमारे केस में हमें 4 आइडेंटिकल बल्ब दिए हुए हैं, ठीक है। तो हर ब्रांच में जितना वोल्टेज जाएगा, मतलब यहाँ पे समझो पहली ब्रांच में यहाँ पे 6 वोल्ट गया, ठीक है, तो सेकंड में भी 6 वोल्ट जाएगा, थर्ड में भी 6 वोल्ट जाएगा, ठीक है। और वहां पे वोल्टेज कंज्यूम कितना होगा, अगर इस बल्ब में अगर एक ही रेजिस्टर है तो यहाँ पे एक ही बल्ब है तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 वोल्ट कंज्यूम कर देगा, यहाँ पे वापस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 वोल्ट कंज्यूम कर लेगा, यहाँ पे वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये 6 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है तो ये भी करेगा 6, ये भी करेगा 6, ये भी करेगा 6, क्योंकि इक्वल है ना, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस केस में हर बल्ब का वोल्टेज कितना है, हर बल्ब का वोल्टेज है 6 वोल्ट,
तो हम लोग सर्किट बी के लिए क्या बोल सकते हैं? पहले तो हम बोलेंगे कि ईच बल्ब रिसीव्स फुल बैटरी वोल्टेज। जैसे हमने देखा कि हर एक ब्रांच इंडिविजुअली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो हर एक ब्रांच को इक्वल वोल्टेज मिलेगा, और हर एक ब्रांच में एक ही रेजिस्टर था तो वो पूरा वोल्टेज कंज्यूम करेगा, और हर ब्रांच में हम लोगों ने इक्वल रेजिस्टर्स बिठा के रखे हैं, तो हर बल्ब को फुल बैटरी वोल्टेज मतलब इक्वल ऑफ 6 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे सिंस वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ पे करंट भी तो ज्यादा फ्लो होगा ना। सर वो कैसे? अरे यार ये देखो, अरे यार ये देखो, आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, तो अब इसमें रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आई डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट भी तो ज्यादा होगा ना। ठीक है, तो अब ये देखो, तो हमने क्या कहा यहाँ पे? मोर करंट फ्लोज थ्रू ईच बल्ब। ठीक है, तो इससे क्या होगा? देखो, वोल्टेज ज्यादा है, हायर वोल्टेज है, करंट भी हाई है, हायर करंट है, तो पावर भी तो ज्यादा ही मिलेगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर्किट बी में, पैरेलल सर्किट में, बल्ब्स ग्रो ब्राइटर कंपेयर टू सर्किट ए। ठीक है, तो इससे हम लोग को जनरली क्या सीखना चाहिए? जो हमने अभी पूरा ये समझा ना, उससे जनरली क्या सीखना चाहिए कि सीरीज में कभी भी पावर डिसिपेशन कम होता है कंपेयर टू अ पैरेलल सर्किट। ठीक है, अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों में अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे तो क्या होगा, मैं सिर्फ एक आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर दोनों ही सर्किट्स में, सीरीज में भी और पैरेलल में भी, हम लोगों ने आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगाए हैं, तो सीरीज में कभी भी आपको पावर डिसिपेशन कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू द पैरेलल सर्किट, जिसमें आपको पावर डिसिपेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट विल हैपन टू द ग्लो ऑफ बल्ब्स इन सर्किट इन इफ बल्ब 3 गेट्स फ्यूज्ड। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियरली नहीं लिखा हुआ। एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर्किट ए में क्या होगा अगर ये बल्ब B3 जो है यहाँ पे फ्यूज हो गया। ठीक है, अब इसके लिए ना पहले हम लोग को एक बात समझनी पड़ेगी। अब देखो होता क्या है ना, एक्चुअली ये समझो मेरे सर्किट में ये बल्ब कनेक्टेड है, यहाँ से मेरी वायर आ रही है, एक सेकंड, समझो यहाँ से मेरी वायर आ रही है, ये बल्ब कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे आगे मेरी वायर जा रही है। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या? अब बल्ब फ्यूज होने का मतलब क्या होता है? अब ये जो बल्ब हम लोग इन एग्जांपल्स में लेते हैं ना, ये कोई एलईडी बल्ब वगैरह नहीं होते, ये बल्ब होते हैं टंगस्टन फिलामेंट के बने हुए। ठीक है, मतलब ये जो फिलामेंट होता है ना, ये टंगस्टन का बना होता है। एक सेकंड, मैं सॉरी, एक सेकंड, ये जो यहाँ पे कनेक्शन है ना, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ये एक वायर होता है, ये टंगस्टन का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो बल्ब के फ्यूज होने का मतलब क्या होता है कि ये जो टंगस्टन फिलामेंट है, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ये यहाँ पे वायर मेल्ट हो गई। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज होना। ठीक है, अब एक बात समझो, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते हैं, जब मतलब करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? यहाँ पे अंदर जाते हैं, ये ऐसे जाते हैं, यहाँ से पास होते हैं, यहाँ पे पास होके ऐसे आगे जाते हैं। ठीक है, ये होता है मेरे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन फ्लो का। तो अगर यहाँ पे ये समझो, ये यहाँ पे तार मेल्ट हो गई है, यहाँ पे वायर मेल्ट हो गई है, तो यहाँ पे ना एक ओपन सर्किट क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जंप कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, उसकी वजह से ये पूरा जो फ्लो है ना, यहाँ पे ये पूरा फ्लो स्टॉप हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे यहाँ पे आए, अब इनके पास आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। तो आगे जो भी होगा ना, सब के सब बल्ब जो है वो ग्लो होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास करंट पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसका असर किस पे पड़ता है? उसका असर पूरे सर्किट पे पड़ता है। अब क्योंकि इस बल्ब की वजह से यहाँ पे ओपन सर्किट क्रिएट हो गया, तो पूरे ही सर्किट में करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, ओपन सर्किट में करंट पूरे ही सर्किट में जीरो हो जाएगा। अगर सीरीज सर्किट है स्पेशली, तो सीरीज सर्किट में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया, एक भी यहाँ पे ओपन सर्किट क्रिएट हो गया, तो पूरा ही सर्किट क्या हो जाएगा? उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। एंड इट वोंट जस्ट अफेक्ट द थर्ड बल्ब, इट विल अफेक्ट ऑल द बल्ब्स। चाहे वो फर्स्ट बल्ब, सेकंड बल्ब और जो फोर्थ बल्ब है वो परफेक्टली ऑल राइट है, लेकिन उनमें करंट पहुंचेगा ही नहीं, तो सारे के सारे बल्ब जो है वो ग्लो होना बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे सिर्फ यहाँ पे ए सर्किट के लिए पूछा था। ठीक है, बट एग्जाम में बी सर्किट के लिए आ जाए तो अब देखो, बी सर्किट में क्या है? अगर बी सर्किट में समझो ये B3 जो है ये फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो लाइक आई सेड, हर ब्रांच बैटरी से इंडिविजुअली कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर इस ब्रांच में ओपन सर्किट क्रिएट हो जाता है, तो दैट डजंट मीन कि बाकी जगह पे करंट नहीं पहुंचेगा। सिर्फ इतना होगा कि करंट जो है इस ब्रांच में नहीं जा पाएगा, यहाँ पे नहीं जा पाएगा, तो वो क्या करेगा? वो बाकी ब्रांच में चला जाएगा, वो आगे वाले ब्रांचेस में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर पैरेलल में अगर मेरा B3 बल्ब जो फ्यूज होता है, तो B1, B2 और B2, B4 पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। दे विल कंटिन्यू ग्लोइंग विद द सेम ब्राइटनेस एज दे वर ग्लोइंग बिफोर। तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करने का फायदा क्या हुआ? इसीलिए तो हमने किया ना, क्योंकि अगर एक बल्ब पे कुछ भी असर पड़ता है, क्योंकि एक बल्ब हमारा फ्यूज हो जाता है, तो बाकी बल्ब पे असर नहीं पड़ना चाहिए। याद है हमने वो CBSE के मैथ्स अलग अलग सेट्स वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया, उसमें क्या था कि अगर एक क्लासरूम में कॉपी होती है तो बाकी सारे क्लासरूम्स में कॉपी होगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर एक क्लासरूम में कुछ अगर गलत होता है तो बाकी क्लासरूम्स अनअफेक्टेड रहेंगे। वही हमारा लॉजिक यहाँ पे है, और इसीलिए हमारे घर में क्या होता है, सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, सो दैट अगर एक डिवाइस हमारा फ्यूज हो गया तो बाकी सारे डिवाइसेस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। फाइनली मैंने सोचा था अराउंड 11 साढ़े 11 मैं सो जाऊँगा, 3-4 बजे उठूँगा। यहाँ पे तो 2:30 यहाँ पे रिकॉर्ड करने में ही बच गया, तो इसको एडिट करते पोस्ट करते करते आराम से 3:30 तो बज ही जाएंगे। एनीवेज, हमारा लास्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर है
जो 750 वॉट्स का है और वो एक 220 वोल्ट्स की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें फाइंड करना है कि करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है और उस एनर्जी का उस इलेक्ट्रिसिटी का टोटल हमें कॉस्ट कितना आएगा। अब हमें दिया हुआ है कि पावर है 750 वॉट्स, वोल्टेज है 220 वोल्ट्स, करंट पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें इसमें ना क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग कौन सी फॉर्मूला लगानी चाहिए। देखो, सारे फॉर्मूलाज पहली बात तो आपस में कनेक्टेड है, सारे फॉर्मूलाज कनेक्ट हैं। अगर इसमें आप सिर्फ वी का आई आर फॉर्मूला डाल दो, इसमें आई की जगह पे वी बाई आर कुछ भी फॉर्मूला डाल दो, तो ये सारे फॉर्मूलाज कनेक्टेड हो। तो मैं एक्चुअली जब एग्जाम में जाता था ना, तो मैं कोई भी एक मेन फॉर्मूला याद करके जाता था और उसके बेसिस पे वहाँ बैठ के 30 सेकंड्स के अंदर मैं वो डिराइव कर लेता था। बिकॉज कौन इतने फॉर्मूलाज याद रखेगा यार। मैं डायरेक्टली कभी याद नहीं रखता था। मैं सिर्फ क्या करता था, मैं क्वेश्चन से बात करता था, क्वेश्चन को पूछता था कि आपने मुझे कौन सी क्वांटिटीज़ दी हैं और मुझे कौन सी क्वांटिटीज़ चाहिए। तो उनके बेसिस पे मैं वो जो शॉर्ट डेरिवेशंस होते हैं ना, कि हमने पी इज इक्वल्स टू वी आई को हमने पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर में कन्वर्ट कर दिया, ये मैं वहाँ पे बैठ के छोटा छोटा कर लेता था, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसे कन्फ्यूजन होता है ना कि कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी चाहिए, तो सीधा क्वेश्चन में देखो कौन सी क्वांटिटीज़ दी हुई है। अब जैसे इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, आई पूछा गया, तो मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, वो मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरा करंट कितना आ गया, इसके हिसाब से मेरा करंट आ गया 3.4 एम्पियर। उसके बाद मुझे पूछा एनर्जी, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलो वॉट आवर होता है, आवर होता है, ठीक है। ये आवर वाला यूनिट भूल मत जाना। तो अब मुझे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यही जो इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर है, वही हम लोग क्या कर रहे हैं, वही हम लोग 10 मिनट्स डेली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं डेली यूसेज देखूंगा, आवर्स में डेली यूसेज कितना है। तो मैंने क्या कर दिया, 10 मिनट्स को यहाँ पे आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कैसे, 60 से डिवाइड करके। तो डेली यूसेज मेरा उस इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर का कितना है, 1/6 आवर्स, ठीक है। लेकिन देखो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे क्वेश्चन में दिया है नवंबर। नवंबर क्यों दिया, ऐसी थोड़ी दिया, ऐसी थोड़ी जो पेपर बना रहा है उसका ऐसे ही मन हुआ कि चलो यार इसमें नवंबर देके देखते हैं, नवंबर मस्त महीना है, ठंड रहती है, मजा आ जाएगा उसमें। ऐसा नहीं है। नवंबर आपको दिया है बिकॉज नवंबर के आपको डेज काउंट करने हैं। आपको फरवरी भी दे सकते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि फरवरी में भाई 28 डेज आते हैं। आपको ये भी दिया जा सकता है कि लीप ईयर में फरवरी में दिया जाए, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई लीप ईयर है, 29 डेज होते हैं, तो हमें 29 डेज के हिसाब से यूसेज कैलकुलेट करना है। तो ये जो भी यहाँ पे मंथ दिया हुआ है वो ऐसे ही नहीं दिया हो, आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए दिया गया। तो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से तो आप पूरे मंथ का जो यूसेज है वो कैलकुलेट करोगे ना। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मेरा डेली यूसेज है 1/6 आवर्स, तो मेरा अच्छा ऑल्सो यहाँ पे एक काम करना, ये कैलकुलेशंस में ना आप सीधा यहाँ पे डेसिमल में मत लेके आना आंसर, इसको सीधा 0 पॉइंट समथिंग मत कर देना। जब तक आपको कोई चीज़ डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोली नहीं है, जब तक आप ऐसे किसी स्टेप पे नहीं पहुंच जाते कि आपको वहाँ पे कंपलसरी डेसिमल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं, तब तक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ही लेके जाओ। क्योंकि कब वो फ्रैक्शन किससे मल्टीप्लाई होके आपको कितना सिंप्लीफाई करके आंसर दे दे आपको पता नहीं है। तो ऐसे जब भारी भारी कैलकुलेशंस आते हैं ना, मैंने मैथ्स में भी आपको ये बोला था, मैं अभी भी फिजिक्स में भी बोलूँगा, जब भी ऐसे भारी भारी कैलकुलेशंस आते हैं, नंबर को छोटा करो, नंबर को सिंप्लीफाई करो और डेसिमल से जितना हो सके दूर रहो, फ्रैक्शंस आगे लेते जाओ। तो इसमें मैंने टाइम क्या ले लिया, टाइम मैंने ले लिया 1/6 और नंबर ऑफ डेज मैंने ले लिया 30। तो मेरा मंथली यूसेज कितना हो गया, मेरा मंथली यूसेज हो गया 5 आवर्स का टोटल। अब मुझे पूछा है कि एनर्जी बताओ। एनर्जी का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला, पावर का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे टाइम का वैल्यू डाल दिया 5 आवर्स का। अगेन इसका यूनिट ऑलरेडी किलोवाट आवर्स है, तो हम लोग आवर वाला वैल्यू ही यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा क्या आ गया, हमारा एनर्जी आ गया 3.75, सॉरी पहले यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे आ गया 3750 वॉट आवर्स। तो इसको मैंने क्या किया, इसको फिर मैंने किलो वॉट्स में कन्वर्ट किया, इस वॉट को मैंने किलो वॉट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो 3.75 किलो वॉट आवर्स होता है ना, 1 किलो वॉट आवर को हम लोग 1 यूनिट कंसिडर करते हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, 1 किलो वॉट आवर्स को हम लोग 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कितना एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, मेरा कंजम्पशन हुआ 3.75 यूनिट्स। तो मुझे कॉस्ट जो पूछा जाएगा, मुझे कॉस्ट में पर यूनिट का रेट दिया जाएगा। तो मेरा पर यूनिट यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि पर यूनिट है मेरा 6 रुपीज़। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, आप पूरा महीना एवरी सिंगल डे 10 मिनट के लिए हेयर ड्रायर चला रहे हो, जो 750 वॉट्स का पावर कंज्यूम हो रहा है, उसके बाद आपका खर्चा आ रहा है 22.5 रुपीज़, ठीक है। लेकिन मेरे घर पे सिर्फ हेयर ड्रायर नहीं चलता, मेरे घर पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जिसकी वजह से जो मेरे लाइट का बिल है इस महीने का, वो मैंने भरा नहीं हाल फिलहाल। और जो लाइट वाले हैं वो खड़े ही होते हैं मेरे घर के नीचे, कि कभी भी अगर ऐसे लगा तो वो कैंची लेके खड़े हैं, बस कट कर देंगे। एनीवेज, शेयर दिस वीडियो सो आई कैन रिज्यूम पेइंग माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। आई होप आपको ये समझा, आपको कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हुए होंगे। एंड लाइक आई सेड बिफोर, एज सुन एज पॉसिबल मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड नाइट।